तो हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। अब देखें, प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है, तो प्रॉपर्टी के नाम सुनते ही मेरे माइंड में एक दो बातें तो आती हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी होगी। लाइक प्रॉपर्टी का मतलब हो तो उर्दू में अगर मैं इसका तर्जमा करना चाहूँ तो प्रॉपर्टी का मतलब है जायदाद। अब कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर हमारा क्या आ रहा है, इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। भाई कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, बिकॉज आप अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, आप टैक्स भी पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में जहाँ पे प्रॉपर्टी का वर्ड आता है तो आप वहाँ पे जाके एक पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वहाँ पे आप कभी मूवेबल एसेट्स को भी प्रॉपर्टी कह रहे होते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी का जब भी वर्ड आएगा तो वहाँ पे मूवेबल का वर्ड भी लिखा होगा, वहाँ पे इमूवेबल का वर्ड भी लिखा होगा। तो प्रॉपर्टी चूंकि नाम बता रहा है और जो घर भी बना हुआ है, तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इन घरों की बात कर रहे हैं। जैसे ये घर हमारे पाकिस्तान में तो होते नहीं है, हमारे घरों में भी लेंटर पड़ते हैं, वो गिर जाते हैं। ये ज़रा अमीरों के घर हैं, बड़े प्यारे लगते हैं मुझे वैसे ये। तो इनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं। देखें, प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को हमने पैसा कमाना है, तो प्रॉपर्टी से पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, माइंड तो ये है। सवाल आता है माइंड में कि जी प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए। आपने कहा ये प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल होनी चाहिए, मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी मान लेते हैं। अब सवाल है कि भाईजान आप बताएं मुझे कि आप प्लॉट से पैसा कैसा कमा सकते हैं, लैंड से पैसे किस तरह से कमा सकते हैं, बिल्डिंग से पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। तो क्या आपका जवाब होगा, व्हाट शुड बी योर आंसर। यू लेट्स, आप मुझे कहेंगे सर प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी से अगर पैसे कमाने हो दो ही तरीके कार है, या तो हम इसको बेच देंगे, या तो हम उसको सेल कर सकते हैं, या हम उसे क्या कर सकते हैं, या हम उसको रेंट आउट कर सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं और रेंट पे दे सकते हैं। यही दो है। यहाँ चलें जी, आप ज़रा सोफिस्टिकेटेड होना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि जी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप अपना आप ऐसे बैठेंगे, अपना आप सूट जो है ऊपर करेंगे, टाई लगाएंगे कि जी हम लीज पे देके पैसे कमा लेंगे। मतलब कमाने आपने कहाँ से हैं, आपने किराए से ही कमाने हैं। लीज पे करके भी किराया ही आना है आपको, रेंटल्स ही मिलने हैं। तो प्रॉपर्टी से पैसा कमाने के दो ही तरीके कार हैं, या तो बेच सकते हो या रेंटल आउट कर सकते हो। रिमेंबर, जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली हम रेंटल इनकम की बात करेंगे, किराए की बात करेंगे, बिकॉज प्रॉपर्टी हम बेच भी सकते हैं, प्रॉपर्टी को हम किराए पे भी दे सकते हैं। लेकिन जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात होगी तो यहाँ पे किसकी बात होगी, रेंटल की बात होगी। और प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो रिमेंबर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अगर मैं रेंट आउट करूं, मैं क्या करूं, किराए पे दूं, तो किराए पे दूंगा तो जो मुझे किराया आएगा, जो मुझे किराया आएगा वो किस में पार्ट बनेगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दूं, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच दूं, इस प्रॉपर्टी को सेल कर दूं, इसको जो पैसा आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बन रहा होगा। तो रिमेंबर, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हमारी वो प्रॉपर्टी जो हम किराए से कमा रहे हैं, इससे किराए से कमा रहे हैं, बेच के नहीं। बेच के जो पैसा आएगा, जो गेन वगैरह होगा, वो किसका पार्ट होगा, हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट होगा। तो अब आपके एक वहमो गुमान में, एक वहमो गुमान तो नहीं, एक चीज़ आपको यहाँ पे हिफ्ज हो जानी चाहिए, वो क्या है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जब भी बात होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू किराया। इसकी बात हो रही है, रेंटल्स की बात हो रही है, किराए की बात हो रही है। इज डैट क्लियर। इस तरह आपको आपका नाम नहीं भूलता, इस तरह आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किराए की बात हो रही है, जो हम किराया कमा रहे होंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब आपके सर जनरेटर भी मेरी प्रॉपर्टी है, जनरेटर को रेंट पे करके पैसा आगे कहाँ जाएगा भाई, वो मूवेबल में आता है। वो किस में आता है, मूवेबल में आता है, वो बिजनेस में चला जाएगा। आप कहें जी मशीन भी मेरी प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल में आता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सज्जे खब्बे नहीं जा सकती, मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की,
यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंड की, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑफिस की, यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लैट्स की। मूवेबल की बात नहीं हो रही। मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसको रेंट आउट किया उससे जो पैसे आ रहे हैं वो किसका पार्ट बनेंगे, वो हमारे बिजनेस का पार्ट ही बन रहे होंगे। वो किसका पार्ट बनेंगे, वो हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्सेशन मॉडल क्या है। देखिए, हमें ये तो लग गया पता कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ये वाले हेड ऑफ इनकम की। तो इस हेड ऑफ इनकम में नंबर 1 हम बात कर रहे हैं वो किसकी है, रेंट की है। नंबर 2, रेंट कहाँ से आना है, ये हमारा आना है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। रेंट की बात हो रही है और प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ओके, लग गया पता। किराया कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स देंगे, ठीक है, समझ आती है। अब इसका टैक्सेशन मॉडल क्या है, रिमेंबर नंबर 1 कि ये जो है एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स होगी। देखें, आप लोगों को शायद इस चीज़ का पता हो, आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी होगी। अगर हम अकाउंटिंग मेथड की बात करें तो अकाउंटिंग मेथड हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेरे पास जिसे हम कहते हैं कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, और नंबर 2 होता है हमारा जिसे हम कहते हैं एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एक है मेरे पास कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम और दूसरा है मेरे पास कौन सा, एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को डेबिट करेंगे कब, जब मेरे पास कैश इनफ्लो होगा। मतलब जब मेरे पास कैश आया, जब मुझे कैश रिसीव हुआ, मैं उस वक़्त ही क्या करूँगा, उसको अपनी इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करूँगा, जब मैं कैश पे कर रहा हूँगा, मैं तब ही क्या करूँगा, उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कराऊँगा। तो जब कैश का इनफ्लो हुआ तो हम उसको अपनी इनकम मान लेंगे। जब हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ, जब हमारा कैश चला गया, हम उसको एक्सपेंस मान लेंगे। तो ये टोटली होता है हमारा कैश बेस्ड मॉडल है कि हम कैश को लेके चल रहे होते हैं, सारी मूवमेंट जो है वो हमारी कैश के ऊपर हो रही होती है। एक्रूवल बेस में हम कैश को फॉलो नहीं करते, एक्रूवल बेसिस में हम कैश को फॉलो नहीं करते। एक्रूवल बेसिस क्या होता है कि एक्सपेंस अगर एक्रू हो गया है हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, पे नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, हम उसको अपनी लाइबिलिटी बना लेंगे। सिमिलरली अगर इनकम एक्रू हो गई है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम उसको अपना रिसीवेबल बना लेंगे, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। जिस अरसे की इनकम है हमने उस अरसे में इसको रिकॉर्ड कर लेना है, जिस अरसे का एक्सपेंस है हमने उसको उस अरसे में रिकॉर्ड कर लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारी जो पेमेंट है वो इररेलेवेंट है, जो हमारी इनकम की जो कैश की रिसीट है वो भी इररेलेवेंट है। एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने देखना है कि जो हमें एक्चुअल में एक्सपेंस हो गया। देखें फॉर एग्जांपल बिल है, बिजली का बिल आ गया, आपने बिल पे नहीं किया बट यू आर स्टिल गोइंग टू रिकॉर्ड दैट एक्सपेंस, आप उसको अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। आपको आपने रेंट पे बिल्डिंग दी हुई है, किराया नहीं मिला, आपने स्टिल क्या करना है, आपने उसको अपना इनकम रिकॉर्ड करनी है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आप चूँकि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में ही एक्रूवल बेसिस की बात करता हूँ। जैसे जी कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया है, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी हुई है, प्रॉपर्टी रेंट पे दी है मिस्टर बी को। अब रेंट पे दी हुई है पूरे 12 महीने के लिए, रेंटेड है पूरे 12 मंथ्स के लिए, लेकिन मिस्टर बी ने मिस्टर ए को सिर्फ रेंट पे किया 10 महीने का, 2 महीने का रेंट पे नहीं किया। लेकिन जब एफबीआर वाले आएंगे, इससे पूछेंगे हाँ भाई कितनी इनकम है, ये कहेगा 10 महीने की, कहेंगे वजह, कहेंगे ये अक्रूवल बेसिस है, तुम्हें इनकम रिसीव नहीं हुई, बट दैट डजेंट मीन कि तुम्हें नहीं होगी, तुमने बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, उसको पकड़ो रेंट वसूल कराओ तो ये हो जाएगी। तो इसलिए आप 12 के 12 महीने की इनकम ही रिकॉर्ड करेंगे, जो 2 महीने की इनकम नहीं मिली वो क्या होगा, आपका रिसीवेबल शो होगा। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आपका रेंट 1 लाख था, 1 लाख पर मंथ था, आपको अगर 10 महीने का रेंट मिला है, आप कभी भी एफबीआर को अपना 1 मिलियन रेंट नहीं बताएंगे,
आप कहेंगे भाईजान मेरा रेंट 1 लाख था, मैं 12 के 12 महीने की अपनी इनकम ही डिक्लेयर करूंगा, ये 2 महीने का रेंट मुझे नहीं मिला, ये मैं बाद में वसूल करवा लूँगा। बट इस बेसिस पे ही हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये एक्रूवल बेसिस पे होता है रिकॉर्ड, इसके ऊपर होता है एक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड होता है, इसके ऊपर होता है एक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड होता है। सेकंड है इसमें कि ये रेवेन्यू मॉडल है। सेकंड क्या है इसमें, ये रेवेन्यू मॉडल है। रेवेन्यू मॉडल का मतलब क्या है, जिस तरह हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, सेम उसी पर्पस पे उसी वे में हम इसको लेके चलेंगे। हम देखेंगे कि जो हमें रेंट रिसीव हुआ है, जो हमें रेंट वसूल हुआ है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इनकम है। उसमें से जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह थे वो हम लेस करवा देंगे। ये मेरे पास जो नेट इनकम आ जाएगी मैंने वो शो करनी होती है। तो ये इस मॉडल पे काम कर रही होती है, रेवेन्यू मॉडल पे। मतलब जो रेंट रिसीव हुआ उसमें से जो भी मेरे एक्सपेंडिचर थे वो लेस करवाऊँगा, ये नेट इनकम जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो ये रेवेन्यू बेस्ड मॉडल पे क्या कर रहे होते हैं, हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। और तीसरा ये किसका पार्ट होता है, एनटीआर का। मतलब जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किसका पार्ट बनेगा, ये पार्ट बनेगा हमारा नॉर्मल टैक्स रजीम का। एनटीआर का पार्ट बनेगा, जो अभी हमने रजीम समझी थी, जो आपको समझाई थी, ये नॉर्मल वे में होगा। और इसमें जो जो एक्सपेंसेस होंगे वो हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, वो हमें अलाउ हो सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स। नंबर 1 एक्रूवल बेसिस है, मतलब पैसे के ऊपर नहीं, इनकम एक्रू हो गई है दे दो, टैक्स देना पड़ेगा। रेंट रिसीव नहीं हुआ, स्टिल यू हैव टू डिक्लेयर दैट इनकम, टैक्स पे करना पड़ेगा। मॉडल कौन सा है, रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है। और ये किस रजीम में फॉल करेगा, एनटीआर में फॉल कर रहा होगा। अब हमने देखना है टेनेंसी रिलेशनशिप। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने एक चीज़ तो डिस्कस की है कि क्या है, किराया, रेंट। रेंट की बात करेंगे तो जब रेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशनशिप आएगा वो कौन सा आएगा, टेनेंसी रिलेशनशिप। जो तो ना किरायादार, पता नहीं कि मुझे उर्दू में वो हो गया है, मिक्स हो रहा है, उसका रिलेशन हमने देखना है। इसका मतलब इसमें 2 पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी टेनेंसी रिलेशनशिप में। कितनी पार्टीज, 2 पार्टीज। एक होगा हमारे पास ओनर, इसको हम कहेंगे लैंडलॉर्ड, मालक। और दूसरा कौन होगा हमारे पास, टेनेंट, जो कौन होगा, किराएदार, गरीब आदमी। ये गरीब आदमी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे खासे पैसे कमाते रहते हैं ये लोग, किराए के ऊपर होते हैं। तो इसमें 2 पार्टीज हैं, एक लैंडलॉर्ड है और दूसरा कौन है हमारे पास, टेनेंट। तो ये रिलेशनशिप जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा कि लैंडलॉर्ड जो है उसके पास क्या है, लैंडलॉर्ड के पास है बिल्डिंग, इसके पास है दुकान, इसके पास है मकान, इसकी जायदाद है, इसकी जो है वो ज़मीन है। और जो टेनेंट है ये कौन है हमारे पास, ये हमारे पास किराएदार है। अब हो क्या रहा है, लैंडलॉर्ड अपनी ज़मीन, अपना मकान इसको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, ऐसे ही है। मतलब घर इसका, यूज़ कौन करेगा, किराएदार, पोजेशन में किसकी, किराएदार की। बदले में क्या होगा बताएं ज़रा, बदले में क्या किया जाएगा, बदले में किरायादार जो है उसको पेमेंट करेगा। ये जो इसको अमाउंट रिसीव होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी इनकम कहला रही होगी। तो बेसिकली हम इस हेड ऑफ इनकम में
ये जो मालिक मकान है हम इसकी इनकम कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। इसकी ये जो मालिक मकान है हमने सारी इसकी इनकम कैलकुलेट करने की बात करनी है, बिकॉज इसने अपना घर दिया है, इसने अपना प्लॉट दिया है, इसने अपना जो है मकान वो दिया है। इसको क्या है, हमने क्या लेके चलना है, इसकी इनकम सारी हमने कैलकुलेट करनी है, बिकॉज इसको पैसा मिल रहा है। तो सारी यहाँ पे किसके लिए कैलकुलेशन हो रही है, मालिक मकान के लिए हो रही है। जो ऑनर है, जो लैंडलॉर्ड है, सारी की सारी हम उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं। चलें हम इसको यहाँ पर रखते हैं, कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं। चलें जी आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। और अब कहानी हमारी चलेगी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्या होता है हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब इनकम टैक्स में बेसिकली अब जो हम लेके चलेंगे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट भी हमने साथ साथ करने हैं, हमने थ्योरी भी साथ साथ करनी है। इवन जो हम अपने जाके प्रैक्टिकली इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं, उन रिटर्न्स फाइल करने का जो फॉर्मेट है वो हमारा फॉर्मेट भी यही होता है। इसी फॉर्मेट के तहत हम क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बनानी होती है टैक्स पेयर की प्रोफाइल, या उससे पहले पेपर में सवाल आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, इसमें होता है कि जी कैलकुलेट करनी है आपने क्या, किसी भी पर्सन की टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना होता है, कैलकुलेट करके देना होता है। बेसिकली ये सवाल आता है। अब ये सवाल हमारा आएगा न्यूमेरिकली, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं उस बंदे का, मिस्टर नेम, जो भी है जिसका भी हम कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर हम बताते हैं रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, ये पेपर में बताता है। अगर वो पेपर में साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे वो रेजिडेंट ही है। फिर हम बताते हैं कि हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए, एओपी के लिए, कंपनी के लिए, ये हम देख रहे होते हैं। हमारे पेपर में सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन है, कंपनी की टैक्सेशन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है टैक्स ईयर, और टैक्स ईयर जो हमें पेपर में गिवन होगा हम वही लिख रहे होते हैं यहाँ पे। इसे हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं कि हम टैक्स पेयर की जो भी प्रोफाइल है उसको हम डिटरमिन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि जी क्या इसकी प्रोफाइल है, क्या इसमें है और क्या इसमें नहीं है, उसका नाम, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका टैक्स ईयर, ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना होता है, इधर बताना होता है, यहाँ पे गिवन करना होता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसकी इनकम। हम क्या करते हैं, इनकम कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर हमारे पास जब भी हम सवाल करेंगे, अब इस न्यूमेरिकल का फॉर्मेट भी हमारा यही बनता है। तो 2 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, हम यहाँ पे लिख देंगे जी इनकम फ्रॉम सैलरी। कैसे कैलकुलेट होगी, प्रॉपर कैलकुलेट करके सीखेंगे। फिर हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो होगी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके सीखेंगे। फिर हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर मेरे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आ जाएगा, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर मेरे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा, वो भी यहाँ पे लिखूँगा। इन सबको जब जमा कर लूँगा, इन सबको जब मैं ऐड कर दूँगा, इन सबको ऐड करने के बाद जो मेरे पास इनकम आएगी, इसे हम क्या कहते हैं, टोटल इनकम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टोटल इनकम कहते हैं। तो सबसे पहले तो है हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी टोटल इनकम क्या है और क्या नहीं है, उसको हमने यहाँ पे देखना होता है, उसको हमने यहाँ पे कंसिडर करना होता है कि ये मेरी क्या है, टोटल इनकम है।
तो टोटल इनकम क्या होता है? बेसिकली टोटल इनकम इज सम ऑफ हेड ऑफ ऑल इनकम, कि जितने भी हमारे इनकम्स हैं उन सबके हेड्स को जमा करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरी टोटल इनकम आ जाएगी कि मेरी कुल आमदनी जो है वो इतनी बन रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मेरी क्या बन रही है? ये मेरी टोटल इनकम बन रही है। अब इसमें सैलरी किस तरह कैलकुलेट होगी हम उसको वन बाय वन देखेंगे। प्रॉपर्टी किस तरह कैलकुलेट होगी हम उसके रूल्स देखेंगे। बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, कैपिटल गेन, सारा कुछ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब टोटल इनकम हमारे पास आ जाती है ना, तो टोटल इनकम आने के बाद इसमें से हम लेस करवाते हैं हमारे पास जो डिडक्टेबल अलाउंसेस आते हैं। क्या होंगे? आगे जाके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस का, बट वो हम इसमें से लेस करवाएंगे। तो लेस करवाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी? ये मेरे पास इनकम आएगी, इसे हम कहेंगे ये मेरी टैक्सेबल इनकम है। ये मेरी क्या कहलाती है? ये मेरी टैक्सेबल इनकम कहला रही होती है। तो टोटल इनकम में से अगर मैं डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवा दूं तो जो मेरे पास इनकम आती है वो मेरी क्या कहलाती है? टैक्सेबल इनकम कहला रही होती है। तो बेसिकली हम ये लेके चलते हैं कि टोटल इनकम लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास जो भी टैक्सेबल इनकम है वो आ जाएगी। ये है। अब इसके जब हम इनकम निकाल लेते हैं तो हमारी एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है टोटल इनकम की और टैक्सेबल इनकम की। फिर हम चलते हैं टैक्सेशन की तरफ। फिर हम चलते हैं किसकी तरफ? टैक्सेशन की तरफ। वहाँ पे हम क्या करते हैं? ये इनकम पकड़ते हैं जो मेरे पास इनकम आती है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो मेरे पास रेट्स गिवन होते हैं, तो मेरे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाती है कि ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है। इसमें से फिर जो मेरे पास टैक्स क्रेडिट्स होते हैं या टैक्स रिबेट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लेस करवाने होते हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर देता हूँ जो टैक्स होता है ऑन एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इसमें ऐड किया जाता है। इसके बाद इसमें से हम लेस करवाते हैं विद होल्डिंग टैक्स। ये मैं इसमें से लेस करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? टैक्स पेएबल आ जाता है कि मैंने कितना टैक्स जो है वो मैंने पे करना है। तो बेसिकली अभी जो आपके सामने इतना ये रास्ता स्केच नज़र आ रहा है इनकम कैलकुलेशन का और ये फिर साथ टैक्स की कैलकुलेशन का, ये एक हमारा बेसिक न्यूमेरिकल्स करने का या बेसिकली किसी भी टैक्स पेयर की इनकम को कैलकुलेट करने का मोटा मोटा फॉर्मेट जो है वो ये होता है। हम उसके सबसे पहले क्या करते हैं? इनकम की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो कर रहे होते हैं। उसके बाद जब इनकम आ जाती है तो उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं? उसके जो टैक्सेशन है उसकी सारी कैलकुलेशन जो है वो कर रहे होते हैं। तो अब हम जब करेंगे तो हमने सारा का सारा ये सीखना है। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे न्यूमेरिकल्स का एक बेसिक सा फॉर्मूला फॉर्मेट है जिसके तहत हम क्या करेंगे? अपनी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अब चूँकि इनकम टैक्स का पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ते हुए अगर हम देखें तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ना टैक्स की रिजीम्स हैं। हमारे पास टैक्स रिजीम्स हैं जिसके तहत हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। रिजीम्स कह सकते हैं तरीक़ेकार या वे ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स, आप इसे रिजीम कह सकते हैं। तो देयर आर 4 वेज ऑफ चार्जिंग टैक्स, देयर आर 4 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स के 4 तरीक़ेकार हैं जिसके तहत हम क्या करते हैं? अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। टैक्स रिजीम्स क्या होती हैं आगे भी जाके एक जगह पे मैं इसकी तफसीलन डिस्कस करूँगा, बट अभी के तौर के ऊपर हम एक चीज़ देख लें कि जब भी हम इनकम टैक्स में के मुताबिक टैक्स लगाने की बात करेंगे तो हमने इन 4 तरीक़ेकार में क्या किया हुआ है? इन रिजीम्स को डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इसमें आती है हमारे पास जो कहलाती है नॉर्मल टैक्स रिजीम, जिसे हम NTR कहते हैं। दूसरी हमारे पास कहलाती है जिसे हम कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तीसरी आती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। और चौथी आती है मेरे पास जिसे हम कहते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम। तो बेसिकली जब हम टैक्स रिजीम्स की बात करते हैं या टैक्स कैलकुलेट करने की बात करते हैं
तो देयर आर 4 वेज के तहत हम क्या कर रहे होते हैं, हम यह टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। नॉर्मल टैक्स रजीम, सेपरेट टैक्स रजीम, फाइनल टैक्स रजीम और मिनिमम टैक्स रजीम। ये जो आपके सामने सारा लिखा हुआ है ना, ये सारा, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अंडर NTR। NTR स्टैंड फॉर नॉर्मल टैक्स रजीम, कि नॉर्मली जब भी हम किसी पर्सन का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हम उसके सारी इनकम्स जो हैं ये सारी कैलकुलेट करते हैं, उसमें से फिर जो उसका रेट बनता है टैक्सेशन का वो लगाते हैं और टैक्स कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो ये जो तरीक़ेकार है ये हमारा किस में फॉल कर रहा होता है, ये हमारा नॉर्मल टैक्स रजीम में फॉल कर रहा होता है। ये किस में फॉल कर रहा होता है, बेसिकली ये हमारा नॉर्मल टैक्स रजीम में फॉल कर रहा होता है। ये सारा तरीक़ेकार हमारा नॉर्मली की यही होता है, बिकॉज 99% हमारी इनकम इसी तरह से आती है, इन्हीं में आती है, और 99% अवाम की इनकम जो है वो इसी तरह क्या की जाएगी, कैलकुलेट की जा रही होती है। उसके बाद सेपरेट ब्लॉक आती है, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या होता है। बट अभी ये सेपरेट ब्लॉक का मतलब क्या है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जिसके ऊपर टैक्स रेट तो हम लगाएंगे, लेकिन वो रेट क्या होगा, बिल्कुल सेपरेट होगा, बिल्कुल अलग होगा। ना ये वाला रेट होगा उस पर, ना ये वाला रेट होगा, ना ये वाला रेट होगा। तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक आइटम्स हैं और उनके ऊपर टैक्स भी बड़ा स्पेसिफिकली ही पे किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ आइटम कहला रही होती हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, इसमें बेसिकली नंबर 1 हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी। एक हमारे पास आ जाएगी गोल्डन हैंडशेक, दूसरी मेरे पास आ जाएगी इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरी मेरे पास आ जाएगा इसमें अंडर सेक्शन 37A, कि अगर किसी बंदे के पास इन तीनों में से किसी भी तरह की इनकम आई, टैक्स तो पे होगा, लेकिन सेपरेट रेट्स पे होगा, अलग रेट्स के ऊपर होगा, ना कि नॉर्मल रेट। बिल्कुल हम सेपरेट रेट लेके चलेंगे, उसके मुताबिक ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। फिर आती है हमारे पास फाइनल टैक्स रजीम, जिसको हम FTR कहते हैं। इसको भी आगे जाके क्या होती है तो फिर डिस्कस करेंगे, बट ये अलग होती है। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक आइटम्स आती हैं जिसके ऊपर अगर आपने वो पैसे कमाए तो आपका टैक्स बिल्कुल अलग ही पे होगा। अब मोस्टली इसमें क्या आ रहा होता है, डिविडेंड। अगर कोई बंदा डिविडेंड कमाएगा तो उसके डिविडेंड पे एक अलग वे पे F टैक्स लिया जाएगा। कोई बंदे की लॉटरी निकलती है तो वो जो लॉटरी कमाएगा उसके ऊपर बिल्कुल अलग वे में हम क्या कर रहे होंगे, टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये हमारी क्या कहलाती है, FTR कहला रही होती है। उसके बाद हमारा मिनिमम टैक्स रजीम, ये हम जाके पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में, कि हम इनके ऊपर टैक्स तो लेंगे लेकिन कम से कम हमने इतना टैक्स लेना है, ये हम जाके डिस्कस करेंगे। तो हमारे अगर टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स में अगर टैक्स लगाना है तो ये 4 तरीक़ेकार हैं, 4 असूल हैं जिनके तहत हम क्या कर रहे होते हैं, टैक्स लगा रहे होते हैं। नॉर्मल टैक्स रजीम है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, फाइनल टैक्स रजीम है, और हमारे पास आती है मिनिमम टैक्स रजीम। तो 99% हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो किसके मुताबिक होनी है, ये जो नॉर्मल टैक्स रजीम है इसके मुताबिक ही होनी है। बाकी जब हम आगे आगे जाएंगे, जिस जिस चैप्टर में जो हमें नीड पड़ेगी हम वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे। बट नॉर्मल टैक्स रजीम का हमें पता होना चाहिए, ये नॉर्मली हमारा टैक्स इस तरह से कैलकुलेट होता है। हम इस तरह सारे अपने हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे, फिर जो हमारे पास इनकम आएगी उसके ऊपर रेट लगाएंगे और हमारी इस तरह से टैक्सेशन वगैरह जो है वो हो रही होगी। तो ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, नॉर्मल टैक्स रजीम कहला रही होती है। अब चूंकि हमने अब स्टार्ट करना है अपने हेड्स ऑफ इनकम को और हमने टैक्सेशन भी करनी है, तो रिमेंबर हमारे पास से 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसको हम लेके चलेंगे, जिसकी हम बात करेंगे। हमारे पास जो है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसको हम लेके चलेंगे, जिसकी हम बात कर रहे होंगे। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहले आएगा हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी का मतलब है ना, अब आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होंगे, जॉब की, और जो पैसे आते हैं उसकी बात कर रहे होंगे तनख्वाह की। फिर दूसरा हमारा हेड ऑफ इनकम है, डैट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी जायदाद,
लैंड बिल्डिंग, जायदाद के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, लैंड बिल्डिंग, इनकी हमने क्या करनी है, सारी की सारी यहाँ पे डिस्कशन करनी है। नंबर 3 हमारे पास आएगी, इसमें हेड हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि जो मेरे पास एसेट्स हैं, अगर मैं उन एसेट्स को डिस्पोज कर देता हूँ, मैं उन एसेट्स को बेच देता हूँ, तो उनको बेच के जो मुझे पैसे मिलेंगे वो, मतलब लैंड को बेच दिया, ज्वेलरी को बेच दिया, शेयर्स को बेच दिया, उससे जो पैसे आएंगे वो। फिर हमारे पास एक हेड ऑफ इनकम आएगा जिसे हम कह रहे होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब जो कहीं पे भी नहीं जाता वो किसका पार्ट बनेगा, अदर सोर्स का। अब मैंने पहले 4 ये लिखे हैं, पहले 4 इसलिए ये लिखे हैं कि अगर हम इन चारों को कर लें तो इसमें से हमारा न्यूमेरिकल जो है वो आता है। हमारा न्यूमेरिकल जो है वो किस में से आएगा, इन 4 हेड ऑफ इनकम में से आ रहा होता है। मतलब इन चारों को मिला के उसने एक न्यूमेरिकल पूछना ही पूछना होगा, जिसकी वेटेज कोई 15 मार्क्स तक की होती है। 15 नंबर का एक न्यूमेरिकल उसने पूछना ही पूछना है। फिर जो हमारा 5वां हेड ऑफ इनकम है, जो एक इंडिपेंडेंट हेड ऑफ इनकम है, मतलब है तो इनकम टैक्स में से ही, वो है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो क्या है, हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में से क्या होगा, हमें सेपरेट क्वेश्चन, सेपरेट न्यूमेरिकल आ रहा होगा। और बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कारोबार है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर टैक्स कैसे लिया जाएगा वो हम देखेंगे। और इसमें से सेपरेट क्वेश्चन हमें मिल रहा होता है, जो गालिबन ऑन एवरेज आप कह सकते हैं 17 से 20 मार्क्स तक का उसमें से आता ही आता है। तो अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं लिटरली, तो सिंपल सी बात है, आप सेल टैक्स पकड़ लें। सेल्स टैक्स आपका 25 नंबर का ऑन एवरेज आता है, मतलब आता तो 28 का ही है, 25 यहाँ से। बिज़नेस आपका अच्छा तरह से हो जाए, बिज़नेस के 17 नंबर लगा ले। फिर जो बेसिक्स वाले आते हैं हमारे पास 5 नंबर, आप वो लगा लें। तो ये आपके 47 मार्क्स जो हैं सिर्फ इनमें से बनते हैं। जब हम चलेंगे इन एरियाज़ पे तो हमने इस पे ज़्यादा फोकस भी करना है, आपने इनको ज़रा देखना भी है। तो ये है हमारी डिवीज़न। तो इन 4 में से एक अलग न्यूमेरिकल हमें पेपर में आना है और इसमें से हमें एक अलग न्यूमेरिकल बिल्कुल सेपरेटली पेपर में आना है। तो हमने इसको इसी पर्सपेक्टिव पे क्या करना है, अब प्रिपेयर भी करना है, हमने इसको लेके भी चलना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको लेके चलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके सारे न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम अपने बिजनेस पे मूव कर रहे होंगे। ये सवाल देखते हैं। मिस्टर एसन rent out his own house to कासिम on 1 सितंबर 2019। एसन ने अपना घर दिया कासिम को किराए के ऊपर एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹80,000। पर मंथ रेंट कितना है, 80,000। हालांकि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है पर मंथ, 1,03,000 है। इन एडिशन टू मंथली रेंट के अलावा कासिम ऑल्सो पेज 7 लाख एज अ नॉन एडजस्टेबल एडवांस। उसने एडवांस पे किया है और एग्रीमेंट इसने कर दिया है 7 साल तक। अब ये 7 साल तक हमारे पास रहेगा, लेकिन हमने 1/10 लेके ही क्या करना है, इसको ट्रीट करना है। ऑन 2 अप्रैल 2024 कासिम वेकेटेड द हाउस। कासिम ने क्या किया है, घर छोड़ दिया है। कैलकुलेट मिस्टर एसन रेंटेबल इनकम। एसन की हमने टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2022, 23 और 24 की इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये इसने हमें सवाल गिवन किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बात करते हैं टैक्स ईयर 2020 की। टैक्स ईयर 2020 का मतलब क्या है, शुरू हुआ होगा ये 1 जुलाई 19 को, ख़त्म होगा जाके ये 30 जून 2020 को। ये है मेरे पास टैक्स ईयर 2020। अब ये बंदा आया सितंबर में। अगर मैं रेंट की बात करूं, जो इसको रेंट वसूल हुआ ये सितंबर में आया। एक्चुअल रेंट की बात करें वो है जी 80,000 पर मंथ। 80,000 कितने महीने का बनेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने का।
तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो इसका रेंट बनता है 80,000, ये है एक्चुअल रेंट। और हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, ये है 1,03,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा मेरे पास 10,30,000। अब एक्चुअल रेंट है मेरे पास 8 लाख, एक्चुअल रेंट है मेरे पास 8 लाख, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 10,30,000। हम क्या लेंगे, हायर लेंगे। हायर हमारे पास क्या है 10,30,000 है, तो रेंट हमारा कितना कंसीडर होगा 10,30,000 जो है वो रेंट कंसीडर होगा। फिर इसने दिया है अनएडजस्टेबल एडवांस, जो इसने एडवांस पे किया वो कितना है 7 लाख। अब चूंकि अनएडजस्टेबल एडवांस का रूल यही है कि हमने इसका 1/10 ही लेना है। 1/10 लेंगे क्या आएगा 70,000, वो हम इसके इनकम में ऐड कर देंगे। इनकम में ऐड किया तो 2020 के लिए इसकी टोटल इनकम कितनी बनी होगी 1.1 मिलियन जो है वो कंसिडर होगी। डैट विल बी हिज टोटल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2020। क्लियर है ये? अब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स ईयर 2021 को। अब टैक्स ईयर 2021 में भी अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट मेरा एक्चुअल जो है वो है 80,000, तो 80,000 इंटू 12 करें कितना बनेगा 9,40,000। 9,60,000। और हम ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, ये है जी 1,03,000, इसको मल्टीप्लाई करें 12 से, क्या जवाब आएगा 12,36,000। हम हायर लेंगे, हायर यही है तो 1,2,3,6,000 ये रेंट आ गया। फिर हम ले लेंगे 7 एडवांस, जो अनएडजस्टेबल है वो कितना था 7 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, ये आ जाएगा हमारे पास 70,000। कितना बनेगा 1,3,06,000 जो है ये हमारी क्या बनेगी इनकम बनेगी 2021 की। तो 2022 की भी इनकम यही बनेगी, बिकॉज 2022 में 12 महीने का गारंटी है। 2023 की इनकम भी जो है वो यही बन रही होगी। तो 2020, 2021, 2022 और 2023 की इनकम हमारी यही बनती है, जो हमने यहाँ पे क्या कर ली है कैलकुलेट कर ली है। ये क्लियर है, समझ आई इस चीज़ की? अब हमारे पास आ गया आखिरी ईयर, वो है 2024। 2024 में वो छोड़ के चला गया है तो हम इसका रेंट लेंगे। क्या लेंगे? रेंट लेंगे। अब वो गया है अप्रैल में छोड़ के, तो देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10 महीने, बिकॉज वो अप्रैल एंड पे जा रहा है तो रेंट दे के गया होगा। 10 महीने का बनता है यहाँ पे रेंट। तो एक्चुअल रेंट है हमारे पास कितना, एक्चुअल रेंट है हमारे पास 80,000। 80,000 इंटू 10 करेंगे, क्या जवाब आएगा 8 लाख। और लेंगे हम एक्चुअल सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू, वो है मेरे पास 10 लाख 1,03,000, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो ये मेरे पास आ जाएगी 10,30,000। हायर लेंगे, हायर मेरे पास 10,30,000 है, तो यही मेरी क्या हो जाएगी, यही मेरी प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट बन जाएगी। अब अभी हम पढ़ के आए हैं वो जिस साल आएगा उस साल तो अनएडजस्टेबल अमाउंट का ट्रीटमेंट लेंगे। हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, जिस साल वो गया उस साल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अब वो 24 पे चला गया छोड़ के, इस साल अनएडजस्टेबल का कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। क्या होगी ये एग्जाम्ड होगी, एग्जाम्ड तो नहीं मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी बात किसकी थी, अनएडजस्टेबल अमाउंट की थी। ओके, गॉट इट, समझ आई एग्जाम्पल की?
अब ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप सेकंड टेनेंट से रिसीव करते हैं अमाउंट, मतलब जैसे अभी एग्जांपल पड़ी है, इसमें एक बंदा छोड़ के जा रहा है और दूसरा बंदा हमारे पास आ रहा है। मतलब आप खुद सोचें, अगर आपने एक प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है और वो खाली हो जाए, तो क्या हम अगले बंदे को प्रॉपर्टी देंगे? जाहिर सी बात है ना। अगर एक प्रॉपर्टी खाली हो गई है तो हम क्या करेंगे, फिर अगले बंदे को, जो नेक्स्ट पर्सन होगा, उसको हम क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे दे रहे होंगे। अब एक बंदा था, उसकी अनएडजस्टेबल अमाउंट थी, आप उसको लेके चल रहे थे, आप उसको ट्रीट कर रहे थे, ओके। वो बंदा क्या हुआ, वो बंदा हमें छोड़ के चला गया, ओके। अब हमने किसी और बंदे को क्या कर दिया होगा, अमाउंट जो है वो दे दी होगी। अब जो सेकंड बंदा आएगा उससे भी तो हम एडवांस लेंगे। अब उसके एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होगा वो ज़रा देखिएगा कि उसके एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होगा। रिमेंबर, जो हमें अमाउंट रिसीव होगी वो लेंगे कि जी ये अमाउंट उसने रिसीव हुई है, इसमें से लेस करवा देंगे जो प्रीवियस टेनेंट की ऑलरेडी टैक्स्ड अमाउंट थी। मतलब जो प्रीवियस टेनेंट की जो हमें अमाउंट मिली थी, वो हमने कितने साल अपनी इनकम में उसको ऐड किया था, वो हम उसको यहाँ पे लेस करवा देंगे। जो जवाब आएगा इसका हम 1/10 लेंगे और क्या करेंगे, अपनी इनकम में ऐड कर रहे होंगे। जैसा कि ये वाली एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर देखें कि ये एसन है, इस रेंट पे दिया हुआ। अब अगला बंदा अगर आ जाए, अगर मैं बात करूं अगले बंदे के पर्सपेक्टिव पे, नया बंदा अगर आ जाता है और नए बंदे से ये 9 लाख रुपया लेता है। कितना लेता है? 9 लाख रुपया। अब क्या होगा देखें ज़रा, जो नया बंदा आएगा इसने नए बंदे से कितनी अमाउंट ली? 9 लाख रुपया। अब पुराना बंदा जो एसन जिसको उसने रेंट आउट किया हुआ था, उससे कितनी अमाउंट ये ऑलरेडी टैक्स कर चुका है। तो देखा जाए तो 2020 में वो एक दफ़ा इनकम का पार्ट बना चुका है 70,000, 2021 में इनकम का पार्ट बना चुका हुआ, 2022 में और 2023 में। तो पिछले टेनेंट की 4 साल तक ये अपनी इनकम का पार्ट ये बना चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेस करवा देंगे इसमें से। तो 70,000 इंटू 4 कितना बनेगा? 2,80,000। 2,80,000 जो है वो हम इसमें से क्या कराएंगे, लेस करवाएंगे। रिमेनिंग आंसर कितना आएगा? 7,20,000। 6,20,000। हम फिर इस 6,20,000 का 1/10 लेंगे और क्या करेंगे, अपनी इनकम में ऐड कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, ये असूल जो है, ये रूल आपने याद रखना है कि अगर कोई नया टेनेंट आ रहा है, नया किराएदार आ रहा है, वो जो हमें अमाउंट देगा, हम वो अमाउंट पकड़ेंगे। उसमें से प्रीवियस टेनेंट की जितनी अमाउंट हम ऑलरेडी टैक्स कर चुके हुए हैं, जितनी इनकम का पार्ट बना चुके हुए हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, वो सारी लेस करवाएंगे। वो लेस करवाने के बाद जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है उसको हम क्या करेंगे, अपनी इनकम में ऐड कर रहे होंगे। तो ये रूल जो है, इस रूल को आपने याद रखना है, इस रूल को आपने भूलना नहीं है, इसको आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। गॉट इट? जैसे हम, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, प्रॉपर जो बनता है हमारा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू टेनेंट, इसमें से लेस करवा देंगे अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड फ्रॉम प्रीवियस टेनेंट।
जैसे इसको कैलकुलेट करने का ना एक शॉर्टकट वे भी होता है, वो क्या होती है, ये कि प्रीवियस अमाउंट जो उसने आपको दी थी उसको डिवाइड करें 10 पे और मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ईयर्स पे, कितने साल तक वो आपके पास रहा था, तो आपको डायरेक्ट ये जवाब मिल जाएगा। तो जो आपके पास आंसर आएगा ये जवाब, इसका हम लेंगे 1/10 और ये क्या की जाएगी आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये रूल जो है वो आपने भूलना नहीं है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद रखना है कि अगर साल के शुरू में एक बंदा आता है आपको अनएडजस्टेबल अमाउंट देता है और साल के एंड पे चला जाता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, बिकॉज जिस साल हम रकम वापस कर रहे हैं, जिस साल हम अमाउंट वापस कर रहे हैं, उस साल हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं ले रहे होते, नंबर 1। नंबर 2, जो ओपन प्लॉट वगैरह होते हैं उसके अनएडजस्टेबल अमाउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जो प्लॉट्स वगैरह होते हैं, प्लॉट्स की अनएडजस्टेबल अमाउंट का कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो हम नहीं ले रहे होते। ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। रिमेंबर, जिस साल अमाउंट वापस करेंगे उस साल भी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, प्लॉट का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, और अगर इसी साल अमाउंट मिली है इसी साल वापस कर दी है तब भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। ये सारी कहानी किसके मुतालिक थी, अनएडजस्टेबल अमाउंट के मुतालिक थी, कि जो हमें अनएडजस्टेबल अमाउंट मिल रही होती है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है क्या नहीं होता। गॉट इट? तो यहाँ तक हमारी सारी जो इनकम है, इनकम की कैलकुलेशन हमारी सारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है कि हमारी इनकम क्या है क्या नहीं है, कैसे कैलकुलेट होगी प्रॉपर्टी की, वो सारी हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। अब इनकम में से हमने क्या करवाने हैं, एक्सपेंसेस लेस करवाने हैं। अब देखें ना, ये इनकम कैसे कैलकुलेट होगी ये सारा मैं सीख के आया हूँ। साइनिंग अमाउंट लग गया पता, अनएडजस्टेबल अमाउंट का लग गया पता, रेंट रिसीव का लग गया पता, फॉरफिटेड डिपॉजिट का लग गया पता, अब चार्जेबल रेंट उसका भी लग गया पता। इसमें से हमने लेस करनी है डिडक्शंस। अच्छा, इन डिडक्शंस के लिए टैक्स में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है अलाउएबल डिडक्शंस। वो क्या है, अलाउएबल डिडक्शंस हैं जो हम इस टैक्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको हमने क्या करना है, अब यहाँ पे लेस करवाना है। अब डिडक्शन एक्सपेंसेस कौन कौन से हमें अलाउ हैं हमने वो देखने हैं। देखिए ये लिस्ट है, इस लिस्ट को हमने देखना है। इसमें से 8-9 के करीब एक्सपेंसेस हैं। सीक्वेंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली है, उसको आपने कभी नहीं भूलना। उसको आपने क्या करना है, उसको आपने याद रखना है। वो क्या है, वो है हमारे पास एडमिसिबल डिडक्शंस में सबसे पहले हमारे पास आएगा रिपेयर अलाउंस। क्या आएगा, रिपेयर अलाउंस। ये हमारा होता है मैंडेटरी अलाउंस। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा मैंडेटरी अलाउंस है। रिपेयर अलाउंस का मतलब क्या है कि ये हमने लाजमी क्या करना है, लेस करवाना है। ये हमने क्या करना है, लाजमी लेस करवाना है, करवाना है। और ये सिर्फ और सिर्फ अलाउ होगा हमें बिल्डिंग के रेंट के ऊपर। मतलब अगर आपने कोई बिल्डिंग जो है वो किराए पे दी हुई है, उसका जो अलाउंस है वो आपने क्या करना है, वो हमने यहाँ पे लेस करवाना है। जो बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग के रेंट के ऊपर हम लेस करवा रहे होंगे। देखें, बिल्डिंग है किराए पे दी हुई है, उसकी वेयर एंड टेयर होती होगी, रिपेयर्स होती होगी। जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं ना आपके बिल्डिंग के, एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस हमेशा हमने क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं। जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होने हैं, हमेशा इग्नोर करने, हमेशा इग्नोर करने। सिंपल, जो बिल्डिंग का रेंट होगा जो भी बनेगा उसका हम 1/5 लेंगे। जो उसका आंसर आएगा वो हम क्या कर लेंगे, एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा देंगे। ये याद रखना आपने। देखें पेपर में अगर वो कहता है जी बिल्डिंग रेंट आउट की है और बिल्डिंग जो है वो हमने देखनी है, और पेपर में उसने कह दिया बिल्डिंग रेंट आउट की हुई है, ये आपके रिपेयर के एक्सपेंसेस हुए हैं। अगर उसने पेपर में आपको रिपेयर के एक्सपेंसेस गिवन कर दिए ना, वो आपने हमेशा क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं। वो कभी भी क्लेम नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो साइलेंट है, उसने कह दिया बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है और उसने रिपेयर के बारे में जिक्र ही नहीं किया हुआ, अगर उसने रिपेयर के बारे में जिक्र भी नहीं किया तब भी क्या करना है, तब भी आपने
ये 1/5 जो है वो लेके क्या करवाने हैं, लेस करवाने हैं। तो ये हमेशा क्या होने हैं, हमेशा ये लेस होने ही होने, इवन गिवन इवन नॉट गिवन। अगर गिवन है एक्चुअल एक्सपेंसेस जो एक्चुअल रिपेयर हुए हैं आपकी वो बहुत ज़्यादा है और 1/5 कम आ रहा है, तो फिर भी हमने 1/5 ही लेस करवाना है। अगर रिपेयर नहीं हुई तब भी हमने क्या करने हैं, ये लेस करवाने ही करवाने हैं। तो ये मैंडेटरी हैं, ये हर हालत में लेस होने ही होने हैं। और ये बिल्डिंग्स वगैरह के लिए होते हैं, ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए होते हैं। अगर आपने कोई लैंड रेंट पे दिया हुआ है, कोई प्लॉट रेंट पे दिया हुआ है, उसके ऊपर रिपेयर चार्जेस जो हैं वो हमें अलाउ नहीं होते। तो ये पहले एक्सपेंस हैं, इनको आपने याद रखना है, ये हमेशा नंबर 1 पे क्लेम होगा। अगर कोई बिल्डिंग, कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है ना आपने, तो ये वाले रिपेयर एक्सपेंसेस जो हैं ये क्या होंगे, हमेशा आपके लेस हो रहे होंगे, हमेशा आपने क्लेम करना है। और असूल क्या होगा, 1/5 लेके, कभी भी एक्चुअल साथ कंपेयर नहीं करेंगे, एक्चुअल कम है ज़्यादा है, हमेशा क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने हमेशा 1/5 लेके क्या करना है, हमने उसको लेस करवाना है। हमेशा हमने क्या करना है, 1/5 लेके ही उसको लेस करवाना है। अब आगे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं और हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से होगी, किस तरह से हम इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। वो सारा कुछ हमने क्या करना है, अब यहाँ पे सीखना है। उस सारे को हमने अब यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकम की कैलकुलेशन, कि इनकम जो है वो हमारी किस तरह से कैलकुलेट होगी या क्या कुछ इसमें आएगा। सबसे पहले हमने वो चीज़ देखनी है। देखिए, इसका मॉडल तो हमारे पास वही रेवेन्यू मॉडल है कि हम यहाँ पे अपनी सबसे पहले इनकम कैलकुलेट करेंगे। उस इनकम के बाद जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम लेस करवाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास जो नेट इनकम है वो आ जाएगी, कि ये मेरी क्या बनती है, नेट इनकम बन रही होती है। तो हम इसको चलेंगे, लेकिन ग्रेजुअली हम पहले बात करेंगे इनकम की, कि इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस क्लेम हो भी सकते हैं, लेकिन पहले हम सीखेंगे इनकम की सारी कैलकुलेशन। उसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद हम सारे जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो हम क्या करेंगे, उसको देख रहे होंगे, उसको हम सीख रहे होंगे क्या है, किस तरह से हम उसको लेके चल रहे होते हैं। अब इनकम की बात करें तो इनकम कौन कौन सी आ सकती है जब हम इस हेड की बात कर रहे होंगे, तो उसको अगर देखें तो रिमेंबर हमारे पास 4 तरह की इनकम जो है मेनली आती हैं। अब प्रॉपर्टी में जहाँ पे भी इनकम का वर्ड आएगा ना, इनकम, तो इनकम के वर्ड को याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद कर लीजिएगा, डैट इज सर्व, SURF, SURF, दिस वन इज़ योर इनकम। इसको क्या करना है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने लेके चलना है। अब एस से क्या बनेगा, हमारा साइनिंग अमाउंट बनेगा। यू से बनेगा अनएडजस्टेबल एडवांस। आर से बनेगा रेंट रिसीव। और एफ से बनेगा हमारा फॉरफिटेड डिपॉजिट। तो आपने याद रखना है कि मेनली हमारे पास 4 तरह की इनकम्स हैं जो इसमें आ रही होती हैं। कौन कौन सी, सर्फ एक्रोनिम याद कर लें तो आपको इनकम याद हो जाएंगी। साइनिंग अमाउंट, अनएडजस्टेबल एडवांस, रेंट रिसीव्ड, और हमारे पास क्या आएगा, फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है वो आ रहा होगा। तो हम अगर इन सबको जमा कर लें, मतलब साइनिंग अमाउंट जो मिले वो, अब देखिए हमने लास्ट टाइम भी देखा था, डिस्कस किया था कि अब हम टैक्स में 2 वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एक होगा टोटली टैक्सेबल का और दूसरा होगा एग्जाम्ड का। तो जब टोटली टैक्सेबल का वर्ड इस्तेमाल किया रहेगा उसका मतलब होगा कि ये क्या करना चाहिए, ये हमें इनकम में ऐड करना चाहिए, ये हमारी इनकम का पार्ट बनना चाहिए। तो साइनिंग अमाउंट जो है वो क्या होती है, हमारी टोटली टैक्सेबल होती है। जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, हमारी इसमें ऐड हो रही होगी। फिर जो अनएडजस्टेबल एडवांस मिलेगा वो भी हम क्या करेंगे, सारे का सारा इसमें ऐड कर रहे होंगे। जो रेंट रिसीव होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, और जो फॉरफिटेड डिपॉजिट होगा वो भी सारे टैक्सेबल होते हैं। इनको जब हम जमा कर लेते हैं, जमा करने के बाद जो ये हमारे पास सम बनता है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम RCT कह रहे होते हैं। मतलब इसको हम कहते हैं जी ये हमारा रेंट चार्ज एबल टू टैक्स है। ये क्या है, हमारा रेंट चार्ज एबल टू टैक्स, उसके बारे में हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। RCT, रेंट चार्ज एबल टू टैक्स कहते हैं इसको, या इसको CR भी कहा जाता है। CR स्टैंड फॉर चार्ज एबल रेंट, इसको कहते हैं। तो ये टोटल जो हमारे पास होगा उसे हम क्या कह रहे होंगे,
रेंट चार्जेबल टैक्स कह रहे होंगे या चार्जेबल रेंट जो है वो कह रहे होंगे। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्या कि सर्फ इज़ इक्वल टू RCT। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है, ये हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए। अब हम वन बाय वन चलते हैं, इन इनकम्स को डिस्कस करते हैं, इसका डिटेल में ट्रीटमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारा कुछ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे तफसीलन डिस्कस कर रहे होंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है, किस तरह से है, क्या कुछ इसमें आएगा, वो हम इसमें डिस्कस आउट करेंगे। इसके अलावा भी एक चीज़ याद रखिएगा, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करें, जाकर लेटर ऑन आपको डिस्कस कराऊंगा मैं। रिमेंबर, अगर कोई भी एक्सपेंस जो लैंडलॉर्ड के मालिक के, अगर वो टेनेंट किराएदार पे कर दे तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, वो भी मालिक मकान की इनकम का पार्ट बन रहा होता है। बिकॉज हम यहाँ पे सारी इनकम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारे पास मालिक मकान है, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, हम उसकी इनकम जो है सारी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 इनकम आती है, साइनिंग अमाउंट, अनएडजस्टेबल एडवांस, रेंट रिसीव्ड, और हमारे पास क्या होगा, फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है वो आ रहा होता है। गॉट इट। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है और क्या नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास बारी आ जाएगी साइनिंग अमाउंट की। अब साइनिंग अमाउंट का ट्रीटमेंट क्या है, ये टोटली टैक्सेबल होती है। ट्रीटमेंट के साइनिंग अमाउंट का, साइनिंग अमाउंट जब भी हमें मिलती है वो क्या होती है, टोटली टैक्सेबल होती है। आप साइनिंग अमाउंट को समझ सकते हैं, कभी भी आपने रेंटल एग्रीमेंट में टोकन का वर्ड अगर सुना हो, तो हम जो टोकन दे के आए हैं घर हमें मिल जाएगा। टोकन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये क्या है, ये आपकी एक किस्म की साइनिंग अमाउंट ही होती है। जो टोकन है वो क्या है आपकी, वो हमारी साइनिंग अमाउंट ही होती है। क्या मतलब इसका, मतलब साइनिंग अमाउंट क्या है कि जो टेनेंट है, जो किराएदार है, जो भाई साहब क्या है, किराएदार पे कर रहा है अमाउंट किसको, मालिक मकान को, कि यार मैं तुम्हें थोड़ी बहुत रकम पे करूँ, तुमने आके एग्रीमेंट मेरे साथ करना है और तुमने मुझे ही क्या करनी है, ये रेंट पे देनी है। तो ये जो अमाउंट मिलती है ये साइनिंग अमाउंट कहलाती है, और ये क्या होती है, ये टोटली टैक्सेबल होती है। इसको बयाना नहीं कहना आपने, बयाना कहेंगे तो गलत हो जाएगा। आप इसको सॉर्ट ऑफ टोकन कह सकते हैं। यदि रेंटल एग्रीमेंट में करने के लिए आप मालिक को लेके आ रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, सॉर्ट ऑफ टोकन मनी कहला रही होगी, बयाना नहीं। पेपर में सिंपल कहेगा, पेपर में गिवन कर देगा साइनिंग अमाउंट। तो जहाँ पे भी आपको साइनिंग अमाउंट का वर्ड लिखा हुआ आ जाए पेपर में, अगर वो साइनिंग अमाउंट गिवन कर दे, साइनिंग अमाउंट का वर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो रिमेंबर साइनिंग अमाउंट क्या होगी, टोटली टैक्सेबल होगी। जितनी भी अमाउंट होगी वो आपने अपनी इनकम में क्या कर देनी है, आपने अपनी इनकम में ऐड कर देनी है। सिर्फ यही चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। गॉट इट। उसके अलावा हमारे पास आता है आगे फॉरफिटेड डिपॉजिट। साइनिंग अमाउंट तो हमारा हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है उसको। लेकिन फॉरफिटेड डिपॉजिट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे रेंट को। रेंट क्या होता है, पहले हम रेंट को डिस्कस कर लें। रेंट को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं वापस फॉरफिटेड डिपॉजिट पे। रेंट का मतलब है किराया, और ये है रेंट की डेफिनेशन। रेंट का मतलब है किराया और ये है रेंट की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, रेंट की क्या है और क्या नहीं है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, इसको हमने यहाँ पर लेके चलना है। पास्ट पेपर में आपको 2 दफ़ा मिलेगा, पास्ट पेपर में सवाल आ चुका हुआ है, डिफाइन रेंट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक बताएं रेंट क्या होता है। रेंट की डेफिनेशन जो है वो आपने गिवन करनी होती है। अब ये रेंट की डेफिनेशन आपने रट्टा मारनी और ये आपको याद होनी चाहिए। तो रेंट की डेफिनेशन जो है ना, इसको रट्टा मारना है। अब समझिएगा रेंट किसे कहते हैं, किराया किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। दैट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल। क्या है, कंसिडरेशन रिसीव्ड जो आपको रिसीव हो चुकी है, या जो रिसीवेबल है हो जाएगी। और ये कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश होती है, इन द फॉर्म ऑफ मनी होती है, वो होती है आपकी। अब ये कौन करेगा, बाय एन ऑनर ऑफ अ लैंड। इसको मिलेगी जो लैंड का मालिक है, जो ज़मीन का मालिक है, उसको मिल रही होगी। क्यों मिलेगी, ये है किसको मिलेगी, ये है क्यों, बिकॉज उसने अपनी वो ज़मीन, अपना वो लैंड किसी दूसरे बंदे को इस्तेमाल करने के लिए दिया था।
या उसकी ऑक्यूपेशन में था, उसके कब्जे में था। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरफिटेड डिपॉजिट, और जो है ना हमारा फॉरफिटेड डिपॉजिट वो भी बाय डेफिनेशन रेंट का पार्ट बनता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेंट। ये क्या करनी पड़ेगी आपको, क्रैम करनी पड़ेगी, इसका आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ये क्या करनी पड़ेगी आपको, क्रैम करनी पड़ेगी, इसका आपको बिल्कुल रट्टा मारना पड़ेगा। अब रेंट क्या होता है, रेंट इज़ एक्चुअली कंसिडरेशन रिसीव्ड, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम जो आपको मिल चुकी है या रिसीवेबल मिल जाएगी, ठीक है। किसको, बाय एन ओनर ऑफ अ लैंड, किसको मिलेगी, मालिक को मिलेगी, जो उस लैंड का, जो उस बिल्डिंग का ओनर है उसको मिल रही होगी। क्यों मिलेगी, फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग, कि आपने जो बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप बिल्डिंग को कब्जे में लेके बैठे हुए हैं, ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, उसके लिए मिलेगी। और जो होता है हमारे पास फॉरफिटेड डिपॉजिट, वो भी किसका पार्ट बनता है, हमारा रेंट का ही पार्ट बन रहा होता है। तो ये हमारी रेंट की डेफिनेशन है। ये पास्ट पेपर में 2 दफ़ा आ चुका हुआ है, डिफाइन रेंट, रेंट क्या होता है और क्या नहीं होता। अब रेंट का चार्ज करने का असूल याद रख लीजिएगा, असूल, रेंट को चार्ज करने का असूल क्या है, इस रूल को आपने नहीं भूलना। असूल जो है वो हमने यहाँ पे देखना है। असूल है हमारा कि जो हमें एक्चुअल रेंट मिलेगा, वो जो एक्चुअल रेंट मिल रहा होगा, और फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू जिसको हम ALV भी कह सकते हैं, जिसको हम एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू जो इसमें से हायर होगी, जो क्या होगी, हायर होगी, वही क्या बनेगी, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही होगी। फॉर एग्जांपल, आप मालिक मकान है, आप अपने दोस्त को घर रेंट पे दे देते हैं और आप उससे रेंट ले रहे हैं पर मंथ 1 लाख रुपया, और हालांकि उस घर की मार्केट में कीमत जो है वो 1,50,000 रुपये। अब आप बेशक 1 लाख रुपया ले रहे हैं, लेकिन मार्केट कीमत चूंकि ज़्यादा है, तो जब आप टैक्स पे करेंगे, आप इस 1,50,000 के ऊपर ही पे कर रहे होंगे, इस लाख रुपए के ऊपर नहीं कर रहे होंगे। तो ये असूल याद रखना है, क्या, एक्चुअल रेंट रिसीव और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ हायर, वही क्या होगी, वही आपकी इनकम का पार्ट जो है बन रही होगी। इसको भूलना नहीं है। ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या असूल है, रेंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर, वही क्या होगी आपका, हमेशा ये बन रहा होगा। तो दिस इज़ द रेंट, रेंट का असूल जो है वो हमने याद रखना। ये क्लियर है आप लोगों को, रेंट की डेफिनेशन और रेंट का असूल जो है वो क्लियर है। अब हमारे पास तीसरी इनकम रह गई है, वो है हमारे पास फॉरफिटेड डिपॉजिट। वो क्या है, फॉरफिटेड डिपॉजिट, इसके बारे में हमने जो है वो डिस्कस करना है। अब देखिए, बाय डेफिनेशन फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है वो रेंट का पार्ट है। अब फॉरफिटेड डिपॉजिट होता क्या है, उसको ज़रा हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ फॉरफिटेड डिपॉजिट। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस आउट करना है। देखिए, इसको समझिएगा, इसको ज़रा आपने समझना है। क्या, मिस्टर ए, ये है ओनर, ये कौन है, ओनर है, मालिक है। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने एग्रीमेंट कर दिया बेचने का अपना घर, किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर बी को इसने अपना घर जो है, जिसका होम स्वीट होम है, इसने अपना होम स्वीट होम बेचने का एग्रीमेंट जो है वो कर दिया, किसको, मिस्टर बी को कर दिया। अब इसके घर की कीमत थी जी 1 करोड़। इसने कहा ठीक है जी, 1 करोड़ का घर है, मैं तुम्हें बेचूंगा। मिस्टर बी ने कहा ठीक है, मैं ख़रीद लूँगा। अब यहाँ पर जब एग्रीमेंट होता है सेल परचेज़ का, वो किस तरह से होता है, सिंपल सी बात है। ये मिस्टर बी जो है उसने पहले कुछ एडवांस पे किया होगा, एडवांस पे किया होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसने 3 मिलियन जो है वो एडवांस पे किया 1 नवंबर 2024 को, और जो बाकी रिमेनिंग है, जो बाकी बच जाती है, डैट इज़ 70 मिलियन। इसने कहा 70 मिलियन जो है वो मैं पे कर दूंगा आपको 2 फरवरी
2025 को। ये एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है मैं आपसे घर खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको एडवांस पे कर रहा हूँ, ये 30 लाख रुपए एडवांस पकड़ें, बाकी जो रिमेनिंग 70 लाख है वो मैं आपको 2 फरवरी तक पेमेंट कर दूंगा। ये जो हमने यहाँ पे एडवांस दिया है ना, इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, इसको हम उर्दू में बयाना कह रहे होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बयाना कंसिडर हो रहा होता है। अब देखें आपने आज एडवांस दे के आए हैं, अगर आप 2 तारीख को पेमेंट कर दें, मतलब 2 फरवरी को पेमेंट कर दें, पे हो गया तो घर आपका हो गया, ऐसे ही है ना। 2 फरवरी को अगर आप पेमेंट कर देंगे तो घर जो है किसका हो जाएगा, घर आपका हो जाएगा। दिस इज़ नॉर्मल केस। लेकिन अगर 2 फरवरी की तारीख गुजर गई, ये जो लाइन थी वो गुजर गई, और आप अगर डिफ़ॉल्ट कर दें, आपने अगर पेमेंट नहीं की, आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं और आपने कोई किसी किस्म की जो है वो पेमेंट नहीं की, अब क्या होगा। अब जो मालिक मकान है ना, जिसने सेल करने का एग्रीमेंट किया था, उसको पास आपने ये बयाना रखवाया हुआ था, वो क्या कर लेगा, वो इस बयाने को कब्जे में ले लेगा। तो जब वो कब्जे में ले लेगा, जब वो फॉरफीट कर लेगा, तो वो क्या होगी, उसकी इनकम कहला रही होगी। तो क्या होता है, ये डिपॉजिट है जो ऑनर जो है वो फॉरफिट करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कब करेगा, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ज़मीन बेचने का, घर बेचने का, प्रॉपर्टी बेचने का, उसका जो आपने एडवांस पे किया था, अगर वो उसको फॉरफिट कर लेता है, अगर वो उसको कब्जे में ले आता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है वो कहला रहा होगा। ठीक है, ये जो आप डिपॉजिट फॉरफिट करेंगे, ये जो बयाना आप अपने कब्जे में लेके आएंगे, ये भी किसका पार्ट बनेगा, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा होगा। तो ये चीज़ से हमारा कि हमारा फॉरफिट डिपॉजिट क्या होता है, वो हमने इसको देख लिया कि दिस इज़ द फॉरफिटेड डिपॉजिट। इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको अपने कब्जे में लेके चल रहे होते हैं। तो रिमेंबर, फॉरफिटेड डिपॉजिट कब होगा, सिर्फ एक चीज़, कि जब भी आपने एग्रीमेंट किया सेल ऑफ प्रॉपर्टी का, इसका आपने किया, जब भी आपने एग्रीमेंट किया सेल ऑफ प्रॉपर्टी का, सेल ऑफ प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करते हैं, और वो जो आपने एडवांस वगैरह पे किया हुआ है, अगर वो उस एडवांस को कब्जे में कर लेता है, उसको फॉरफिट कर लेता है, फॉरफिट करने के बाद वो क्या होगी, उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। तो ये चीज़ आप याद रखनी। अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइनिंग अमाउंट और ये क्या फ़र्क है। साइनिंग अमाउंट एग्रीमेंट में लाने के पैसे हैं। आप उस बंदे को एग्रीमेंट के लिए कह रहे हो कि भाई मेरे से एग्रीमेंट कर ले, मैं तो टोकन दे रहा हूँ, ये टोकन पैसे पकड़ ले, मेरे से एग्रीमेंट कर ले, मुझे रेंट पे दे दे। वो रेंटल के लिए है, वो किराए के लिए है, वो साइनिंग अमाउंट है। फॉरफिट डिपॉजिट क्या होती है कि आपने घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, अगले बंदे ने एडवांस लिया हुआ था, अगला बंदा रिमेनिंग पेमेंट नहीं कर पाया टाइम पे, आपने वो कब्जे में ले लिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉरफिटेड डिपॉजिट जो है वो कहला रहा होगा, वो कंसिडर हो रहा हो। ये एग्जाम्पल आपके सामने, अभी जो हमने सारे रूल पढ़े हैं उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्पल है, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, मिस्टर डी इज एन ओनर ऑफ दिस विच ही रेंटेड आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख का उसने रेंट पे दिया, उसने रेंट पे दिया हुआ है 1.5 लाख पर मंथ के ऊपर। ओके, फॉर टैक्स ईयर 2021। ओके, द एनुअल रेंटल वैल्यू कितनी है, 2 मिलियन। अब देखें, इसने रेंट पे दिया हुआ है और इसको जो एक्चुअल रेंट मिल रहा है वो कितना है, 1.5 लाख पर मंथ। तो 150,000 इंटू 12 करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.8 मिलियन आ जाएगा। और हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे हमें फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, 2 मिलियन। असूल हम पढ़ के आ चुके हुए हैं एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू। जो इनमें से क्या होगी, हायर होगी, जो इनमें से क्या होगी, जो इनमें से हायर होगी, ज़्यादा होगी, वही हमारी इनकम बनेगी। तो हायर कौन सी है, 2 मिलियन। तो 2 मिलियन जो है वो मेरी क्या बन जाएगी, यहाँ पे इनकम बनेगी। कहेंगे भाईजान जब तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 2 मिलियन है, तुमने क्यों दिया 18 लाख के ऊपर है, तो तुम्हारी गलती है, हमारा कसूर नहीं है। हम क्या लेंगे, इसको 2 मिलियन के ऊपर ही कंसिडर कर रहे होंगे। उसके अलावा इसने एग्रीमेंट किया था प्रॉपर्टी का सेल करने का, इसने अमाउंट रिसीव की 70,000,
अगले बंदे ने खरीदने से इनकार कर दिया, तो ये 7 लाख रुपया जो है वो क्या करेगा, फॉरफीट कर लेगा। तो ये फॉरफिटेड डिपॉजिट भी जो है इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो इसकी जो टोटल इनकम बन जाएगी वो कौन सी होगी, वो 2.7 मिलियन जो है वो क्या बनेंगी, इसकी टोटल इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस की। एडवांस ना हमारे पास दो तरह का होता है, एक है नॉन एडजस्टेबल एडवांस और दूसरा आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एडजस्टेबल एडवांस। एक हमारे पास नॉन एडजस्टेबल एडवांस है और दूसरा हमारे पास कौन सा आता है, एडजस्टेबल एडवांस आता है। आप लोगों ने अक्सर अपनी लाइफ में रेंटल एग्रीमेंट्स देखे होंगे। हम क्या करते हैं, कोई भी बिल्डिंग जाते हैं, कोई भी बिल्डिंग किराए पे लेते हैं, घर किराए पे लेते हैं, हम 1-2 माह का रेंट जो है वो एडवांस में पे करते हैं। इसमें होता है कि अगर हम कल को डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, रेंट वगैरह पे नहीं करेंगे, बिजली का बिल नहीं देंगे, कोई तोड़ फोड़ वगैरह होगी, तो वो जो हमने एडवांस रकम पे की होती है उसमें से मालिक मकान जो है वो एडजस्टमेंट करेगा और हमें जो है वो रिमेनिंग अमाउंट पे कर रहा होगा। ये है हमारे पास एडजस्टेबल एडवांस जो हम अपनी रियल लाइफ में लेके चल रहे होते हैं। रिमेंबर, अगर एडजस्टेबल एडवांस है जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, आपके गली मोहल्लों में किराए वाला सीन होता होगा, हॉस्टल्स में किराए वाला सीन आपने देखा होगा, या खुद अगर किराए पे भी रहते हुए आप देखा होगा आपने, आप एडवांस भी पे करते हैं, आप पर मंथ रेंट भी पे करते हैं। अगर आप किसी भी महीने का रेंट पे नहीं करेंगे, आप अगर किसी भी महीने का अगर रेंट पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, मालिक मकान उस एडवांस में से क्या कर लेगा, रकम जो है एडजस्ट कर लेगा। रिमेंबर, अगर एडजस्टेबल एडवांस है ना पेपर में, तो रिमेंबर मैं उर्दू में लिख देता हूँ कि जब भी मालिक जो ऑनर है वो अमाउंट या जो रकम है एडजस्ट करेगा, क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, तो ये किसका पार्ट बनेगा, ये रेंट का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा, रेंट का पार्ट बनेगा। इसको ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है, आपने 1 महीने का एडवांस रेंट पे किया हुआ है, आप बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, आपने 12 के 12 महीने रहे हैं, आपने हर महीने का रेंट टाइम पे किया है, आपने बिजली का बिल टाइम पे किया है। अब आप वो बिल्डिंग छोड़ के चले जाते हैं, आप घर छोड़ के चले जाते हैं, आपने हर चीज़ टाइमली की, रेंट सारे पे किए हुए थे, बिजली के बिल सारे पे किए हुए थे, अब आप छोड़ के जाते हैं। वो जो आपने एडवांस पे किया होगा, क्या मालिक वो एडवांस को एज इट इज़ आपको वापस नहीं कर देगा, बताएं ज़रा, कर देगा ना वापस, उसमें कोई डिडक्शन तो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वापस कर देगा। ये है सिनेरियो। अब देखिए इस केस में जब वापस कर दिया है, आपने कोई किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कोई किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट नहीं किया आपने, आपने सिंपल क्या किया है, आपने इसी बेस के ऊपर सारा वापस कर दिया, जो रकम थी मिल गई वापस, डिफ़ॉल्ट आपने कुछ नहीं किया था, सारा कुछ ओके था। सेकंड सिनेरियो, आपने 1 महीने का एडवांस रेंट पे किया हुआ था, आप उस बिल्डिंग में रह रहे थे और आप बिल्डिंग छोड़ के चले गए हैं और आपका 1 महीने का रेंट शॉर्ट था। अब आपने अगर महीने का रेंट पे नहीं किया तो मालिक मकान क्या करेगा, उस एडवांस में से वो अमाउंट एडजस्ट कर लेगा। कब, जब आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया, आपने कोई पंगा किया, आपको पंगा करने के बाद वो क्या करेगा, वो उसको एडजस्ट कर रहा होगा, वो उसको क्या कर रहा होगा, एडजस्ट कर रहा होगा। जब वो एडजस्ट करेगा, वो उसने रेंट को एडजस्ट किया है, तो किसका पार्ट बनेगा, वो रेंटल इनकम का ही पार्ट बन रहा होगा। इज दैट क्लियर, किसका पार्ट बनेगा, वो रेंटल इनकम का पार्ट ही बन रहा होगा। तो रिमेंबर, एडजस्टेबल एडवांस अगर एडजस्ट हो जाएगा फिर ही क्या होगा, वो इनकम का पार्ट बनेगा। अगर आपने उसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं की तो फिर वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। इज दैट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कि जब एडजस्टेबल एडवांस में से एडजस्टमेंट होगी तभी वो इनकम का पार्ट बनेगा, अदरवाइज वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं नॉन एडजस्टेबल एडवांस की, जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहम है, ये मेरा वहम है कि ये अहम है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अनएडजस्टेबल एडवांस की क्या होता है और क्या नहीं होता। रिमेंबर, कभी आपने गिरवी घर के बारे में सुना हुआ है? गिरवी घर अक्सर सुना होगा। क्या होता है कि आप एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, 20 लाख 25 लाख। आप एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी हम 2 साल तक तुम्हारे घर में रहेंगे, 3 साल तक तुम्हारे घर में रहेंगे, हम जैसे ही छोड़ के जाएंगे तुमने हमें सारी की सारी अमाउंट जो है वो क्या कर देनी है, वापस कर देनी है। तो उसमें भी आप एक एडवांस पे कर रहे हैं जिसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं होगी। जो रकम होगी वो क्या करेंगे, हम एज इट इज़ पे कर रहे होंगे। ये भी एक सॉर्ट ऑफ एडवांस होते हैं। अब इस तरह के ही एडवांस हम पे करते हैं जिसे हम डिपॉजिट्स कह रहे होते हैं या पगड़ी कह रहे होते हैं, जो एडजस्टेबल नहीं होती। मतलब आप आज रेंट पे ले रहे हैं, रेंट पे लिया आपने, 1 मिलियन जो है वो एडवांस पे कर दिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 5 साल का। आप 5 साल तक रहेंगे, आप रेंट पे करेंगे। जब आप छोड़ के जाएंगे तो आपको एज इट इज़ क्या किया जाएगा, वो जो आपने रकम पे की है वो आपको वापस कर दी जाएगी, वो आपको पे बैक कर दी जाएगी। तो ये आपका अनएडजस्टेबल एडवांस कहलाता है कि इसमें से कभी भी किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट्स नहीं की जाएंगी। आप आज पे करेंगे, क्या कर दिया जाएगा, आपको आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अनएडजस्टेबल एडवांस होता है। अब इस अनएडजस्टेबल एडवांस के बारे में आप खुद देखें क्या होगा ये, कि आपने आज जो है वो एडवांस पे किया है मालिक मकान को, और आपका एग्रीमेंट हुआ है जी मैं तो रहूँगा, जब मैं छोड़ के जाऊँगा तो ये क्या करना है, मुझे आपने वापस पे कर देना। इसमें से कोई कटौती नहीं होगी, कोई डिडक्शन नहीं होगी, कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो नहीं की जाएंगी, कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो नहीं की जाएंगी। आप आज पे कर दो, आपको सारी की सारी अमाउंट जो है वो क्या कर दी जाएंगी, वो आपको एडवांस के तौर के ऊपर वापस कर दी जाएंगी। ये है अनएडजस्टेबल एडवांस। अब आप खुद सोचें, आपने एक ऑनर को 20 लाख रुपया दिया हुआ है, 25 लाख रुपया दिया हुआ है, 30 लाख रुपया दिया हुआ है, उसके पास वो पैसे हैं, वो उन पैसों को यूज़ कर रहा है, वो उन पैसों को यूटिलाइज कर रहा है। तो वो उन पैसों की जो यूटिलिटी है, क्या वो इंजॉय नहीं कर रहा होगा? क्या उसको उस पैसे से बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा? ऑल्दो उसने 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद पैसे वापस करने हैं, लेकिन उसके पास अगर 5 साल तक पैसे रहे हैं, उसके पास अगर 6 साल तक पैसे रहे हैं, तो उनको उन पैसों का बेनिफिट भी तो हुआ है, उसको उन पैसों का फ़ायदा भी तो पहुंचा है। वो फ़ायदा जो है वो हमने कैलकुलेट करना है और उसकी इनकम में डालना है। उसका असूल क्या होगा, सिंपल सी बात है, रूल है। आपने सिंपल पेपर में देखना है कि आपको अनएडजस्टेबल एडवांस की अमाउंट गिवन की हुई है, उस एडजस्टेबल एडवांस की अमाउंट को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें, जो जवाब आएगा आपने उस बंदे की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर देनी है। सिंपल सा असूल है जो हमने यहाँ पे याद रखना है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपने फर्स्ट टाइम क्या की है, रेंट आउट की है, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आप पहली दफ़ा अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव कर रहे हैं, असूल क्या होगा कि जो भी अमाउंट वो आपको देगा, आपने उस अमाउंट को 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा वो आपने अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होना चाहिए। ये मैक्सिमम हम कितने साल तक अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे, 10 साल तक। मतलब अगर एक बंदा है, उसने आपको आके 15 लाख रुपया जमा करवाया एज अ अनएडजस्टेबल एडवांस, तो आप उसका 1/10 करेंगे। हर साल जो है आप 1.5 लाख रुपया अपनी इनकम का पार्ट बनाते जाएंगे। मैक्सिमम कितने तक का बनाएंगे, मैक्सिमम जो है आप 10 साल तक क्या करेंगे, आप उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे। अगर वो 10 साल के बाद भी खड़ा रहा, 12 साल तक रहा, 15 ईयर्स तक रहा, छोड़ दें। मैक्सिमम 10 साल तक हमने क्या करना है, उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाना है। अगर वो 10 साल से पहले चला गया छोड़ के, तो ठीक है,
जिस साल जाएगा उस साल कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा। मतलब याद रखिएगा, जिस साल वो बंदा आएगा, जिस साल वो बंदा आया उस साल से हम ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे। मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम में ऐड कर देंगे। बेशक वो साल के शुरू में आ रहा है, बेशक वो साल के मिड में आ रहा है, बेशक वो साल के एंड पे आ रहा है, हमने क्या करना है, सिंपल अमाउंट का 1/10 लेना है और इनकम में ऐड कर देना है। 1/10 लेना है और क्या कर देना है, हमने इनकम में ऐड कर देना है। ये है बेसिक असूल, बुनियादी असूल। अगर वो बंदा हमें छोड़ के चला गया, उस साल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, वो एंड है। वो साल के शुरू में छोड़ के चला गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं, सैलरी इनकम प्रॉपर्टी में कुछ ऐड नहीं होगा। वो साल के मिड में चला गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ ऐड नहीं होगा। वो साल के एंड पे चला गया, तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। मतलब जब हमने पैसे वापस कर दिए हैं, जिस साल पैसे वापस कर रहे हैं उस साल कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। तो जिस साल पैसे आएंगे, जिस साल पैसे मिलेंगे, उस साल हम ट्रीटमेंट लेंगे। जिस साल हम पैसे वापस कर देंगे उस साल हम कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। ये है हमारे पास असूल अनएडजस्टेबल एडवांस को ट्रीट करने का। कि अगर आपको फर्स्ट टाइम एडवांस मिल रहा है, पहली दफ़ा आपको एडवांस मिल रहा है, तो आप उसको ये लेके चलेंगे, इस तरह से ट्रीट उसको कर रहे होंगे।